प्यारे बच्चों, आज अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर की ओर चलते हैं। परीक्षा उपयोगी चैप्टर की ओर चलते हैं और सामान्य जानकारी का भी चैप्टर हम इसको कह सकते हैं। और उस चैप्टर का नाम है निजी कंपनी। पिछले पीरियड में आपको इस निजी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी बताया गया था और आज इसी निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी के आज हम प्रमुख लक्षण या विशेषताएं या उसकी प्रकृति कौन कौन से होती है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज उसके विशेषताओं के बारे में समझेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। निजी कंपनी की कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं विशेषताएं अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। निजी कंपनी के द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी जनता को अंशों का हस्तांतरण नहीं करती, इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है या इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। एक निजी कंपनी के अंतर नियम में यही बातें स्पष्ट कर दी जाती है। अंतर नियम या उसको कंपनी के भीतर एक नियम बना होता है कि कौन से कार्य करना है, क्या उसका नियमावली होगा, क्या शर्त होगा। उसमें यही बात रख दिया जाता है कि अंशों का हस्तांतरण किसी को नहीं किया जाएगा, उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये पहली इसकी विशेषता है कि अंशों पर हस्तांतरण नहीं होगा। दूसरा जो आता है वो है सदस्य संख्या पर प्रतिबंध। सदस्य संख्या निजी कंपनी या प्राइवेट जो कंपनी होता है उसमें सदस्यों की संख्या उस कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी जो है उनको छोड़ दिया जाता है, उनको सदस्यता नहीं माना जाता। और एक सीमित सदस्य, कम से कम 2 सदस्य ही कंपनी के सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक जो सदस्य इसमें होंगे 200 तक के। तो सदस्यों की संख्या कर्मचारियों को हटाकर या कर्मचारियों को न गिनकर इसमें एक सीमित सदस्य होना चाहिए, वही एक कंपनी का संचालन कर सकते हैं। तीसरा जो होता है सीमित दायित्व। निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसलिए इसका जो दायित्व होता है सीमित होता है, असीमित दायित्व नहीं होता। इसमें एक सीमित दायित्व होता है और जब कभी भी कोई ऋण का भार पड़ता है तो उसमें एक स्थायी रूप से उस व्यक्ति पर पड़ता है, उस निजी व्यक्ति पर पड़ता है। इसका इसीलिए इसको सीमित दायित्व कहता है। उसका जो उत्तरदायित्व उसी का रहेगा, सारे उसमें सदस्यों पर इसका नहीं रहता। सिर्फ जितने भी सदस्य हैं उनका अलग अलग रूप में उसका दायित्व रहेगा और उसकी पूंजी या उसमें होने वाली जो हानि है या उस पर होने वाला जो कोई भी अगर कमी है उसको वो स्वयं एक व्यक्ति के ऊपर सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से सीमित दायित्व होता है, इसमें ये विशेषताएं हैं। इसके बाद में चौथा जो आता है शब्द का प्रयोग। शब्द का प्रयोग मतलब ये होता है कि कोई भी निजी कंपनी में जब तक उस कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द नहीं लिखा जाएगा या नहीं लिखा होगा तब तक कि वो निजी कंपनी नहीं माना जाएगा।
यदि ये शब्द नहीं लिखा जाएगा तो फिर उस कंपनी को निजी कंपनी ना मानते हुए उसको सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा या उसको बदल दिया जाएगा, उसका नाम उसी सार्वजनिक कंपनी की तरह रख लिया जाएगा। ये जरूरी होता है। तो एक निजी कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड शब्द का लिखना बहुत जरूरी होता है। पीवीटी करके लिखना ज्यादा जरूरी होता है, तो समझ जाते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है या निजी कंपनी है, ये समझ आ जाता है। इसके बाद में पांचवा जो आता है सहायक कंपनी। निजी कंपनी कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक जो कंपनी या सार्वजनिक कंपनी होता है उनकी सहायक के रूप में यदि जब कार्य करने लग जाता है या सहायक कंपनी की तरह कार्य करता है वो पब्लिक कंपनी में, उसकी सहायक के बतौर कार्य जब शुरू करता है तो वो निजी कंपनी नहीं माना जाएगा, वो पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा, वो सार्वजनिक कंपनी मान लिया जाएगा। इसलिए निजी कंपनी को सहायक कंपनी में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यदि सम्मिलित हो जाता है तो फिर वो निजी कंपनी ना मानकर उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद में और जो आता है वो है सुविधाएं। निजी कंपनी में जो सुविधाएं होती है वो कंपनी अधिनियम की सारी सुविधाएं इनको प्राप्त होती है। जो भी कंपनी अधिनियम बना हुआ है, कंपनी अधिनियम 1956 बना था, कंपनी अधिनियम वर्तमान में 2013 बना संशोधित, तो इसमें जो भी सुविधाएं मिलती है वो सार्वजनिक कंपनी से कहीं अच्छा इसको सुविधाएं मिलती है, क्योंकि ये निजी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और इससे शासन को भी कई प्रकार के राजस्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं इनको दिया जाता है। तो ये निजी कंपनी की विशेषताएं। इसके बाद में सातवां जो आ जाता है वो है लेखों का प्रकाशन। निजी कंपनी के जितने भी लेखे हैं, जितने भी आय व्यय संबंधित, अंशधारियों के संबंधित कोई भी लेख अगर है तो उनको प्रकाशित नहीं किया जाता, ये गोपनीय रहता है। कोई भी लेख है उसको प्रकाशन नहीं करना होता या प्रकाशन नहीं किया जाता या प्रकाशित नहीं किया जाता है। ये गोपनीय रूप से रखा जाता है निजी कंपनी को। तो इस प्रकार से अभी निजी कंपनी के हमने प्रकृति लक्षण यहाँ पर अभी समझे हैं। 7 प्रकार के इनके विशेषताएं या लक्षण। अब आगे चलते हैं इसके कौन कौन से महत्व है या कौन कौन से लाभ है या निजी कंपनी की जरूरत या आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब तो लाभ, पहला जो लाभ होता है निर्माण आसान है इसका। निजी कंपनी का निर्माण आसान इसलिए है क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ 2 व्यक्ति ही इस निजी कंपनी का सदस्य होकर इसका संचालन कर सकते हैं और कोई भी कार्य या कोई भी उत्पादन किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आसान है, ज़्यादा इसमें दस्तावेज, कागजात या औपचारिकताएं इसमें ज़्यादा नहीं लगती है और आसानी से इसका गठन किया जा सकता है। तो इसका निर्माण करने के लिए कम सदस्यों के द्वारा भी निजी कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा जो है गोपनीयता। अभी गोपनीयता के बारे में आपको बताया है कि कंपनी के जितने भी लेख है, जितने भी दस्तावेज है, आय व्यय से संबंधित है या कोई भी अंशधारी से संबंधित है, वो लेख, उनका नाम, उनका पता, कोई भी उसका दस्तावेज
इसको प्रकाशन नहीं किया जाता, ये लाभ होता है। और प्रकाशन नहीं होने के कारण कोई भी इसमें आसानी से सदस्य बन सकता है, आसानी से सदस्य बन जाता है, क्योंकि उसका गोपनीय जो रिकॉर्ड बाहर प्रकाशन नहीं होता कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो किस प्रकार का सदस्य है, वो क्या अनुभव रखता है, ये सारे दस्तावेज बाहर प्रकाशन नहीं किया जाता। ये लाभ है निजी कंपनी में, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं और इनके कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके बाद में तीसरा जो आ जाता है, प्रतिबंध कम रहता है। निजी कंपनी में प्रतिबंध कम, सार्वजनिक कंपनी जो होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि निजी कंपनी को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनका सहयोग किया जाता है। और अभी बताया कि उससे राजस्व की प्राप्ति, ये कई प्रकार से सरकार को उससे लाभ होता है। इसलिए कम प्रतिबंध और कुछ स्वतंत्र छोड़ा जाता है उसको, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके और उत्पादन कर सके, आगे बढ़ सके, जिससे लोगों को भी उससे लाभ हो। तो इस प्रकार से इसमें निजी कंपनी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चौथा जो होता है वो है स्वामित्व, परिवार व मित्रों तक स्वामित्व होता है। इसका स्वामित्व ज्यादा से ज्यादा परिवार के सदस्य ही रहते हैं, या मित्र जो होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। बाहर जनता से या कोई भी बाहर के व्यक्तियों को इसमें सदस्य नहीं बनाया जाता, या अंशों का वितरण या ऋण लेने का जो प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है, क्योंकि बाहर के जो जनता है वो अंश अगर निजी कंपनी आमंत्रित करते तो उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई प्रकार के लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाती है। ऋण अगर लेते हैं तो उसमें भी कई प्रकार के असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए निजी कंपनी में अधिकतर देखते हैं तो उसमें परिवार के ही सदस्य को लिया जाता है, परिवार के सदस्य ही उसमें सम्मिलित होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर सदस्य अगर उसमें होते हैं तो मित्र, ताकि इनके द्वारा ये निजी कंपनी को लाभ हो सके और विवाद कम हो। इसलिए ऐसे परिवार, ऐसे मित्रों का इसमें सदस्यों के लिए चयन किया जाता है, और परिवार के सदस्य जो है या मित्र भी इस कंपनी में जुड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि उसमें एक दूसरे का जो आचार विचार है उसके बारे में सभी जानते हैं और सभी मिलकर उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया जाता है। अगला जो लाभ होता है वो है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व के बारे में बताया कि इसमें जैसे कि साझेदारी व्यापार वगैरह है तो उसमें सीमित दायित्व होता है, और कभी भी अगर हानि होता है तो उनके संपत्ति को गिरवी रखे या संपत्ति को बिक्री करके उसकी क्षतिपूर्ति किया जाता है। लेकिन निजी कंपनी जो होता है उसमें सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व, इसका जो सीमा क्षेत्र है वो सीमित होता है, अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर ही दायित्व रहता है और उसी दायित्व के आधार पर उस कंपनी का संचालन किया जाता है और हानि या लाभ जो होता है उसको बांटा जाता है। तो इस प्रकार से सीमित दायित्व इसमें निजी कंपनी में देखने को मिलता है। उसके बाद में छठवां जो है शाश्वत अस्तित्व। शाश्वत अस्तित्व का मतलब ये है कि जैसे कि निजी कंपनी की कोई भी अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है, किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद में कंपनी का अवसान या कंपनी का समापन या कंपनी बंद नहीं होती है।
दूसरे सदस्य इसमें जुड़ जाते हैं। दूसरे सदस्य जुड़ जाने के बाद में वो कंपनी की गति आगे बढ़ जाती है। न कि किसी भी एक बीमार पड़ जाने पर, मृत्यु हो जाने पर, या पागल हो जाने पर, या वहां से हट जाने पर कंपनी बंद हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं। शाश्वत है, स्थायी है, ये स्थायित्व है। ये लाभ होता है क्योंकि बार बार इसमें कंपनी बंद हो जाए, फिर नए सदस्य, फिर दूसरी कंपनी का निर्माण, तो इसमें लागत बहुत आता है। इसलिए एक बार कंपनी का गठन हो जाता है तो इसमें मात्र सदस्य ही जुड़ते जाते हैं और कंपनी की गति चलते रहती है। तो आज निजी कंपनी के बारे में विशेषताएं, लाभ, महत्व और लक्षण, प्रकृति, आवश्यकता, इसके बारे में आज के चैप्टर में समझे हैं और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बाद में और महत्वपूर्ण चैप्टर आगे पीरियड में हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।